आज हम लोग अपने क्लास 8 के हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे और हम लोग बहुत कम समय में इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग हिस्ट्री के जैसे नहीं, एक कहानी के जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो हमारा नेम है वो है इंट्रोडक्शन, हाउ, व्हेन एंड वेयर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस चैप्टर में ये कह रहा है कि जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो हमेशा से डेट्स यानी कि तारीख का एक उसको उसको एक एसोसिएट किया गया है, मतलब उसको जोड़ के रखा गया है। और इसको लेकर के बहुत सारे हीटेड डिबेट भी हो चुके हैं, जैसे कि मतलब कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, किस राजा ने गद्दी पर कब वो बैठा, इस तरह की जो डिबेट्स हैं वो अक्सर हमारे हिस्टोरियंस के बीच में होते रहते हैं, ठीक है। तो या फिर हम देखते हैं कि यानी इतिहास जो है ये अगर हम देखें बात करें तो ये एक मतलब कि तारीख का एक सिनोनिम है, यानी कि उसका एक पर्यायवाची बन चुका है। यानी बच्चों के दिमाग में जब कभी भी हिस्ट्री की बात आती है तो उनके दिमाग में आता है कि अरे यार बहुत सारे डेट्स होंगे, सब याद करना होगा। बेसिकली इनकी मतलब बहुत सारी रटाफिकेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि यानी कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इतिहास का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इस चीज़ के लिए नहीं है कि कब कब कौन सी चीज़ें हुई, कब हुई, किस डेट में हुई, किस सन में हुई। यानी कि इतिहास जो है ये बोरिंग बनता जा रहा है। लोग बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इसमें ये तो रटने वाली चीज़ है, मेमोराइज़ करने की चीज़ है, डेट्स याद करना है, यही इतिहास है। जबकि इतिहास ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास जो है ये हमें बताता है कि ओवर द टाइम, यानी कि कुछ समय के बाद से चीज़ें जो हैं वो कैसे बदली हैं। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कि अभी जैसे पढ़ाई का ही अगर हम मोड की बात करें तो एक समय था कि जब बच्चे जाते थे, गुरुकुल में जाते थे और एक पेड़ के नीचे एक क्लास लगती थी, वहाँ सबको गुरु के पास बैठ के पढ़ते थे। लेकिन एक आज का समय है कि आज आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि हम बेसिकली इतिहास में ये जानते हैं कि जो काम हम आज कर रहे हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें वो पहले कैसे होती थी, यही हमारा इतिहास है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री इज़ ऑकर द टाइम, यानी कौन कौन सी चेंजेस हमारे यहाँ हुई हैं। और इसको जब हम कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ठीक है। इस तरह की चीज़ें यानी कि ओवर द टाइम क्या क्या हमारे समाज में चेंजेस हुए हैं, हर एक एस्पेक्ट में उसको जानने को हम इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे हमने चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रखा है। यानी कि जैसे कि हम अपने माँ बाप को भी फॉर ग्रांटेड लेकर रखे हो, हमें लगता है कि हमारे माँ बाप ऐसे ही थे। लेकिन हर एक चीज़ जो होती है वो स्टार्टिंग में उसका कुछ और कहानी होती है, फिर वो धीरे धीरे चेंज होके उसमें चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यानी जैसे कि कहने का मतलब है कि हमने उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है और हम उस चीज़ों को सोचने लगते हैं। जैसे कभी कभी हम टी स्टॉल को देखते हैं और उसको देख करके हम सोचते हैं कि अच्छा लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया होगा, या फिर ये चाय का कॉन्सेप्ट कैसे आया होगा। इस तरह के थॉट्स आने लगते हैं। फिर हम कभी अगर रेलवे वगैरह में जाते हैं तो हम ट्रेन से सफ़र करते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा रेलवे कब बना होगा, पहली बार रेल कब चली होगी, या फिर ये इस तरह से कैसे ये एग्जिस्टेंस में आया होगा, ठीक है। उसी तरह से जब हम न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जो न्यूज़पेपर है ये मतलब इसके पीछे की क्या कहानी है, ये कैसे प्रिंट हुआ होगा, कैसे प्रिंट होना शुरू हुआ होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो जब हम इस तरह की चीज़ों को बारे में सोचने की सोचते हैं तो हम इतिहास में जाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे एक फिगर है, ठीक है ना। इस फिगर में है ये जो लेडी है, ये एक्चुअली में ये ब्रिटानिया है। और यहाँ पे ये जो लोग जो दिख रहे हैं ये हमारे ब्राह्मण्स हैं। तो बेसिकली ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को रेनल ने किया था 1782 में, जिनसे कि रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था कि तुम इंडिया को प्रेजेंट करते हुए एक 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 मैप बनाओ। तो उसने हमें इसमें दिखाया हुआ है कि जो इंडियंस हैं, है ना, बेसिकली वो अपने जो उनके जो कल्चर वाले बुक है वो उस ब्रिटानिया को दे रहे हैं, और ब्रिटानिया को ये दे करके यहाँ पे ये मतलब ये उनसे अपने इंडियन कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे ये इसने लिखा हुआ है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो इंग्लिश थे हमेशा से उन लोगों ने हमें एक मतलब बहुत नेगेटिव वे में उन्होंने हमें दर्शाया है। तो क्योंकि ये जो ये जेम्स रेनल है ये एक बहुत ही इंथुसियास्टिक सपोर्टर था ब्रिटिश
का, तो इसने इस तरह की पेंटिंग बनाया जिसमें कि इसने एक डोमिनेशन को दिखाया है कि हाँ किस तरह से ब्रिटिश जो थे वो इंडियन पे मतलब कि किस तरह से वो डोमिनेट करते थे। ये चीज़ इसने दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि जैसे कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि हम एक प्रिसाइज डेट की बात करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि अच्छा ये अकबर सॉरी बाबर हिंदुस्तान में कब आया, उसने कब मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, या फिर हम देखते हैं कि ये जो पहली स्वतंत्रता की लड़ाई कब कब हुई। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रिसाइज डेट होता है कि अच्छा हाँ इस सन में हुआ, इस तारीख को हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अच्छा लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, ठीक है, लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम एक प्रिसाइज डेट नहीं बता सकते हैं। क्योंकि जब चाय आया होगा तो लोगों ने एक ओवर द टाइम एक टेस्ट डेवलप किया होगा। स्टार्टिंग में कोई चाय पिया होगा, उसको बहुत बेकार लगा होगा, बोलता होगा अरे क्या पिला दिया। उसके बाद से धीरे धीरे उनको उसका टेस्ट ज़बान पे आया होगा, फिर उनको वो अच्छा लगने लगा होगा, फिर 2 लोगों ने पिया होगा, फिर 4 लोगों को बताया होगा, फिर 4 लोगों ने 8 लोगों को बताया होगा। इस तरह से करते करते एक समाज में एक चाय पीने का एक ट्रेंड चला होगा। तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि एग्जैक्ट किस दिन चाय पिया गया, यानी कि ये जो चीज़ें हैं वो एक ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम में है, जो कि एग्जैक्ट डेट बताना इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि जब इस तरह की जो चीज़ें हैं, जब डेट्स से उनका रिलेशन है नहीं, तो फिर हिस्ट्री में इतना जो डेट्स हैं इसको क्यों हम मतलब कि क्यों इसको हमने एक तारीख के धागों में बांध के रखा हुआ है। तो जो तारीख की बात आती है वहाँ पे हम उन सब चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि हमारे पास जो कोई बैटल है वो कब हुआ, उस केस में हो गया, या फिर किसी राजा की शादी कब हुई, या फिर उनका चाइल्ड कब हुआ, या फिर उन्होंने राजगद्दी कब संभाला, या फिर वो कब मरे। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इस समय हमें एग्जैक्ट डेट की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी कि हम एक तरह से समझ रहे हैं कि एग्जैक्ट डेट की हमें ज़रूरत कब है। तो जब हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ को दिखाना होता है तो वहाँ हमें डेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। उसके अलावा जो उसके अलावा हमने अपने टेक्स्ट बुक में देखा है कि हमारा जो टेक्स्ट बुक है इसमें जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने होस्ट द इशू ऑफ अदर क्वेश्चंस, दे लुक हाउ पीपल अर्न, यानी कि उन्होंने जो हिस्ट्री को उन्होंने तो यहाँ पे हमने देखा है कि अगर हम आज से 2 साल पहले की अगर हम किताब की बात करते हैं तो जो हमारे हिस्टोरियंस है बेसिकली उन लोगों ने इस चीज़ पे जोर दिया है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, या फिर वो किस तरह से डेवलप और सिटीज़ जो हैं वो मार्केट में किस तरह से वो आए, एग्जिस्टेंस में आए, किंगडम्स वगैरह कैसे बने, नए आइडियाज़ कैसे स्प्रेड हुई, कल्चर कैसे है, सोसाइटी कैसे बदले, इस चीज़ों पे हम बेसिकली ध्यान देते हैं। अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि हम जो डेट ले रहे हैं तो हम किस डेट को चूज़ करें, क्योंकि हमारे पास अब जो डेट्स हम लेते हैं ऐसा नहीं है कि ये कहीं लिखा हुआ है कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम यही डेट्स ले लो, तुम गवर्नर जनरल्स को पढ़ना चालू कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो डेट्स हैं, हिस्ट्री के डेट्स हैं, ये सारे हम पर डिपेंड करते हैं कि हम किस इवेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि जिसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे हम उसी डेट को पिक करेंगे। तो हमने बेसिकली अपने इतिहास को इस तरह से बना रखा है जिसमें हमने अंग्रेज़ों के इर्द गिर्द सारी बातों को हम डाल चुके हैं, इसलिए हमें कहीं कहीं लगता है कि यही हमारा इतिहास है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम आज ये चाहें कि नहीं, हमारा इतिहास ये जानने में हो कि हमारे किसान कैसे रहते थे, वो कैसे खेती करते थे, वो कैसे जीवन यापन करते थे, तो ये जो हमारा जो इतिहास है उसके डेट्स भी उसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो इतिहास है, जो क्योंकि वो अब इसका कारण क्या है कि जो अंग्रेज़ों ने जो इतिहास उस समय लिखा हुआ है तो वो जो थे वो ब्रिटिश सपोर्टर थे, तो उन्होंने अपने गवर्नर जनरल जो हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है, लास्ट जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो इस तरह से जो है, और इसके अलावा इन लोगों ने इसके बारे में क्या क्या इन्होंने डीड्स यानी क्या क्या इन लोगों ने काम किए, इसके बारे में पूरे अलग से चैप्टर है। जैसे कि हमारे पास हेस्टिंग्स है, वेल्सले हैं, बेंटिक है, डलहौजी है, कैनिंग है, ठीक है।
ये लॉरेंस है, लेटन है, रिपन है, कर्जन है, हार्डिंग है, इरविन है, इस तरह के जो सारे हैं नेवर एंडिंग जो सक्सेशन है गवर्नर जनरल्स के, वो हमारे इतिहास में देखने को मिलते हैं। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि जो ये जो क्रोनोलॉजी जो बनी हुई है, यानी जो एक लिंकअप बना हुआ है सारे ब्रिटिश का, तो इसमें हम सारे उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या आई, उनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या आई, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, हम बेसिकली इसमें ही इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि क्या हम इस पीरियड को किसी डिफरेंट वे से नहीं देख सकते हैं, या फिर किसी हम डिफरेंट वे से नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं। क्या हमारा जो इंडियन सोसाइटी है, क्या वो गवर्नर जनरल के ही इर्द गिर्द घूमता रहेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम इतिहास लिखते हैं तो हम इसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और हम उस चैप्टर को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि उनके बीच में एक कोहेरेंस आए। कोहेरेंस मतलब कि इस तरह से जो हम कहानी बताते हैं, जैसे अगर हम आपको कहानी बताएं और हम बोलें कि अच्छा हमने ये नहीं बताया कि राजा का जन्म कहाँ हुआ, उसके माँ बाप कौन थे, वो बचपन में उसने अपना बचपन कैसे बिताया। अगर हम डायरेक्ट बताते अच्छा राजा मर गया, उसके बाद से हम बोले अच्छा राजा जन्म ले लिया, फिर बोलते हैं राजा की शादी हो गई, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है। तो जब हम हिस्ट्री को बताते हैं तो हम उसको एक चैप्टर वाइज डिवाइड करते हैं, और जब हम डिवाइड करते हैं तो उस चैप्टर को इस तरह से कोहेरेंस में रखते हैं ताकि हमें एक कहानी के जैसा मालूम पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो चीज़ें हैं, तो क्योंकि हमारे इतिहास में अंग्रेज़ों का काफ़ी मतलब रोल था, इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारा इतिहास है ये इनके मतलब जो गवर्नर जनरल है इनके लाइफ के चारों ओर रिवॉल्व करते रहता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पेंटिंग है, ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है, जो कि 1773 में जो हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने, उनका ये दिया हुआ है। तो जितने भी जो क्या बोलते हैं, जो पेंटर्स हैं या फिर जो इमेज पोर्ट्रे करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे इस पेंटिंग को प्रोजेक्ट किया है, और वो कोशिश करते थे कि वो अंग्रेज़ों को एक पावरफुल एक इमेज के फॉर्म में दिखाएं, क्योंकि इसके बदले में उन्हें बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिलते थे, ये भी एक रीज़न था। अब ये सवाल खड़ा होता है कि हम इस जो पीरियड है इसको पीरियडाइज करें तो कैसे करें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है, अगर हम इसको अपने इतिहास के हिसाब से अगर दें, तो ये जो हमारे जो सेट ऑफ डेट्स हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, हमारे लिए अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 1817 में जेम्स मिल, जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर थे, उन्होंने एक अपना 3 वॉल्यूम का एक बुक पब्लिश किया था, जिसको उन्होंने पीरियडाइज किया था हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश के पीरियड पे, जिसकी बहुत आलोचना भी हुई थी। क्योंकि आप किसी भी एक पीरियड को स्पेसिफिकली आप किसी एक हिंदू पीरियड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि और ख़ासकर हिंदुस्तान जैसे देश में जहाँ पे कि बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, तो अगर मानते हैं कि अगर या फिर इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि अगर हिंदू पीरियड है तो क्या उसमें कोई लिटरेचर वर्क हो रहे होंगे, कोई साइंटिफिक वर्क भी हो रहे होंगे, तो आपने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, ठीक है। या फिर मुस्लिम भी कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, तो ये एक उसकी इसको हम एक क्रिटिसाइज़ किया गया है हमारे हिस्टोरियंस के द्वारा। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस पीरियड केम टू वाइडली एक्सेप्टेड, कैन यू थिंक एनी प्रॉब्लम। तो हमने इसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि जिन लोगों को इंडिया से लेना देना नहीं है वो तो वाइडली एक्सेप्ट करेंगे, वो हिस्ट्री को एज ए हिस्ट्री पढ़ेंगे, बात ख़त्म। अब वो रियल है कि नहीं है उनको उससे क्या लेना देना, लेकिन हमें इससे प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि हम एक हिस्ट्री को डिफरेंट पीरियड्स में अगर हम फोकस करते हैं तो उसको हम एक स्पेशल नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें तो यहाँ पे उसके अलावा हमारे पास ये भी है कि जो मिल है, हमने इसकी आलोचना इसलिए भी की कि जो जेम्स मिल है उन्होंने मतलब कि इसमें बड़ा अजीब तरह से हमारे इंडियन सोसाइटी को डिपिक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि जो जो इंडियन सोसाइटी है वो एक लोअर लेवल का सिविलाइजेशन है दैन यूरोप, ठीक है। उन्होंने शुरू से हमेशा यही समझा और आज भी यही समझते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ का जो जब ब्रिटिश यहाँ आए तो यहाँ से जो यहाँ के जो मुस्लिम डिस्पॉट्स थे, हिंदू एंड मुस्लिम डिस्पॉट्स थे, यानी कि जो निरंकुश शासक थे, वो कंट्री को बर्बाद कर रहे थे। हमारे यहाँ पे जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टैबूज थे, सुपरस्टिशंस थे, यानी कि अंधविश्वास था, है ना, डोमिनेटेड सोशल लाइफ था, यानी कि कोई एक जाति दूसरे जाति पर बिल्कुल डोमिनेट कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर ब्रिटिश नहीं आता
तो शायद इंडिया कभी सिविलाइज नहीं हो पाता, है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी था इंडिया ब्रिटिशर्स के लिए कि यहाँ पे एक मैनर्स, यूरोपियन मैनर्स को यहाँ पे इस्टेब्लिश करना, आर्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन को, लॉज इन इंडिया। तो मिल ने ये सजेशन दिया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको तो पूरे इंडिया को ही जीत लेना चाहिए, पूरी टेरिटोरीज़ को जीत लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो पूरी टेरिटोरीज़ को जीत लेंगे तो ये इंडिया का भाग्य विधाता हो जाएंगे, एक एनलाइटमेंट का, एक हैप्पीनेस का इंडियन लोगों को एक इंश्योर करेंगे। और बिना ब्रिटिश के हेल्प के, है ना, जो इंडिया है ये, इसमें तो मतलब तरक्की प्रोग्रेस तो हो ही नहीं सकता था। यानी कि जो अंग्रेज हैं वही इसके भाग्य विधाता है, वही जो कर सकते हैं कर सकते हैं। इंडियंस तो उस लायक हैं ही नहीं कि ये कुछ कर सकते हैं, इनको कुछ शासन करने नहीं आ रहा है। तो शासन करने के लिए एक बेटर लीडर की ज़रूरत है, और वो लीडर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही हो सकते हैं, ये ऐसा मिल्स ने कहा। ठीक है। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रिप्रेजेंट द फोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। यानी उन्होंने बताया कि भाई ये तो मतलब कि बहुत अच्छे हैं, इन्होंने एक जो डार्कनेस था, अंधेरी से इनको उजाले की तरफ रास्ता दिखाया। लेकिन अगर हम इस कंसेप्शन को अगर हमसे पूछा जाए, हम भारतीयों से पूछा जाए, तो हम बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि भाई किस तरह से उन लोगों ने हमारे किसानों को प्रताड़ित किया, किस तरह से लाठी चार्ज कराया, किस तरह से हमारे ज़मीनों को नील की खेती करके बंजर किया, बहुत सारी चीज़ें की हैं, सोने की चिड़िया को लूट लिया। तो हम तो नहीं एग्री करेंगे। तो उसके अलावा ये जो बुक था, इसकी एक ये भी आलोचना है कि हम किसी एक पीरियड को एज अ हिंदू और मुस्लिम कैसे हम उसको वो कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि आप किसी भी एक स्पेसिफिक पीरियड को एक नाम नहीं दे सकते हैं। तो हमें इससे भी दिक्कत था। तो हमने कहा कि अच्छा, तो हम फिर इस एज को हम कैसे मतलब कि पीरियडाइज करें, हम अपने तरफ से कैसे करें। तो क्योंकि इसका ये भी कारण था कि हमारा जो देश है वो एक ही समय में जो बहुत सारे रूलर्स हैं उनका वो एक सेम सेम फेथ शेयर नहीं करते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे समय में अगर हिंदू राजा हैं तो मुस्लिम राजा कहीं नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं वो होंगे। ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं। अब हम जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन है उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ जो हिस्ट्री है वो एक्चुअली में एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न में डिवाइड है। ठीक है। तो मॉडर्न में हम क्या समझते हैं, मिडिएवल में हम क्या समझते हैं कि जिसमें हमारे पास बहुत सारे मॉडर्निटी नहीं है। ठीक है ना। मतलब कि मॉडर्न सोसाइटी जो एग्जिस्ट नहीं करती, उसके फीचर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसे हम मिडिएवल में डाल देते हैं। ठीक है ना। और ये भी अगर हम देखें तो मतलब कि ये भी एक अनक्रिटिकली एक्सेप्टेड कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं था, सारे प्रोग्रेस थे। तो इसलिए हम इसको भी ना लेकर के हमने इसको एक कॉलोनियल पीरियड का नाम दे दिया है। ठीक है। मेनी हिस्टोरियंस देयर आफ्टर रेफर दिस पीरियड एज कॉलोनियल। तो इस पर भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज हुआ, है ना। अनक्रिटिकली इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि नहीं भाई आप एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न नहीं बोल सकते हैं। तो फिर हमारे कुछ हिस्टोरियंस ने इसको बोला अच्छा हम इसको एक कॉलोनियल पीरियड के नाम दे देते हैं। तो कॉलोनियल पीरियड क्या होता है ये हम देख लेते हैं। व्हाट इज़ कॉलोनियल। कह रहा है कि कॉलोनियल में क्या होता है, जब ब्रिटिश हमारे यहाँ आए और वो हमारी कंट्री को जब कॉन्क्वेर किए, जीते, और यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, अपना शासन इस्टेब्लिश किया। उन्होंने यहाँ के जो नवाब्स थे, जो लोकल राजास थे, उनको सब्जुगेट किया, यानी कि उनको परास्त किया, मतलब कि दबाया, कुचला, हराया, है ना। और उसके बाद से उन्होंने यहाँ पे अपना एक अंग्रेजी हुकूमत कायम कर लिया। ठीक है। उसके अलावा उन लोगों ने देखा कि मतलब कि हम लोगों ने देखा कि उन लोगों ने किस तरह से यहाँ की जो इकोनॉमी है, सोसाइटी है, इन सारी चीज़ों पे किस तरह से उन लोगों ने एक कंट्रोल बना लिया, है ना। वो चीज़ों को लो प्राइस पे ख़रीदते थे, क्रॉप्स जो उनको चाहिए वो इसको एक्सपोर्ट करते थे। उसके अलावा उन लोगों ने बहुत सारी ऐसे इन कारणों की वजह से हमारे यहाँ जो है इनके कॉन्सिक्वेंसेस में बहुत सारे चेंजेस आए। और जो ब्रिटिश रूल है इन्होंने क्या किया कि एक अनदर लेवल का एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंज हमारे यहाँ ला दिए, है ना, जिसको हम एक
कोलोनाइजेशन की बात करते हैं, यानी कि जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री पे उस पर इस तरह से उसको अपने हैंड में कर लेता है कि उसकी वजह से वहाँ पे कल्चरल, है ना, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इस तरह की चेंजेस देखने को मिल जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब एक इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर लोग एक ही तरह की पास्ट को मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे कि आज़ादी की लड़ाई है, तो आज़ादी की लड़ाई में ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने भाग लिया होगा, कोई कोई ऐसा घर होगा जिनको उससे कुछ मतलब नहीं होगा। ठीक है। तो इस ऐसा नहीं है कि सबका पास्ट सेम ही है, इसीलिए इस बुक का नाम आवर पास्ट दिया गया है प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि सबका पास्ट है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान का पास्ट है, सिर्फ राजा महाराजा का पास्ट है, सबका पास्ट है और सबका अलग अलग पास्ट है। ठीक है। अब कह रहा है हाउ डू वी नो, यानी कि अब हम कैसे जान रहे हैं कि भाई ये काम हुआ था, हमें इसको पता कैसे चला, हमें किसी ने बताया आकर क्या? तो ये जो 250 साल की जो हिस्ट्री है, इसको जानने का हमारे पास बहुत सारा रिकॉर्ड्स है। जो पहला हमारे पास है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड यानी कि प्रशासनिक जो हमारे पास रिकॉर्ड होते हैं वो। तो इसमें कह रहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, उन वो जो एक्ट ऑफ राइटिंग था उसको बड़ा इम्पोर्टेंस देते थे, क्योंकि उनके हाथ क्या था कि यहाँ पे जो भी जनरल, गवर्नर जनरल है या फिर जो भी वायसराय वगैरह बन रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भेजती थी, और फिर वहाँ जाने के बाद से उनको वहाँ पे मीटिंग में बताना होता था कि अच्छा भाई तुमने वहाँ क्या क्या प्रोग्रेस किया, कितना धन लाए, या फिर इतनी सारी चीज़ें हैं, वो कहाँ सारा रिकॉर्ड्स होता था, है ना। तो आप पढ़ेंगे कि हाँ, इस रिकॉर्ड्स के चक्कर में जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने ये रिकॉर्ड्स ना देने के चक्कर में उसने सुसाइड भी कर लिया था, आगे के चैप्टर्स में आपको मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसमें एक जो उन लोगों ने वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करते थे, है ना, उसके बाद से उस पर इंस्ट्रक्शन है, प्लान है, पॉलिसी है, डिसीजन है, ये सारी चीज़ें वो करते थे, स्टडी करते थे और उस पर वो डिबेट करते थे। ये अंग्रेज़ों की एक गुड हैबिट थी, एक्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है। उसके अलावा उस पर डिबेट होता था। तो इस तरह का जो कन्विक्शन है वो एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर उसने प्रोड्यूस कर दिया, जिसका नाम, जिसमें हम लोग मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। अब ये जो अंग्रेज़ थे ये मतलब कि इसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे कि उन्होंने एक विलेज का तहसीलदार ऑफिस जो है कलेक्ट्रेट के पास, उन्होंने एक आर्काइव बना रखा था, म्यूज़ियम बना रखा था, जहाँ पे वे सारी चीज़ों को स्टोर करते थे। यहाँ उसमें वो लोग जो ऑफिसर्स के बीच में जो लेटर्स जो मूव होते थे, उनको भी अगर आप म्यूज़ियम में जाएँ तो वो भी आपको अभी देखने को मिल सकते हैं, जो हमारे आर्काइव्स हैं वहाँ पे। ठीक है। लेटर्स हैं, मेमोज हैं, मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू अदर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है। और इसके अलावा वो जो 19th सेंचुरी है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली कॉपी करने के लिए ब्यूटीफुली उन्होंने कैलीग्राफिस्ट को भी हायर कर रखा था। अब ये कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं? वो लोग जो ब्यूटीफुल राइटिंग में स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको बोलते हैं कैली। जैसे कि आप लोग कभी देखते होंगे कुछ जैसे कि कुछ राइटिंग्स होते हैं, बड़ा सुंदर लिखा होता है, उस तरह की चीज़ें वो कैलीग्राफिस्ट के द्वारा वो लोग कॉपी करते थे। अब यहाँ पे हमारे पास एक वो है, देख सकते हैं, जो दिल्ली म्यूज़ियम में जिसको बनाया गया था आर्काइव के फॉर्म में, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव, बोथ लोकेटेड क्लोज टू वाइसरल पैलेस। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स, अब ये जो लोकेशन ये रिफ्लेक्ट्स करता है कि जो मतलब जो ब्रिटिश इमेजिनेशन है उनके बीच में डॉक्यूमेंट्स का कितना, मेमोज का, रिपोर्ट्स का कितना इम्पोर्टेंस था। ठीक है। अब हम ये वाला पढ़ लेते हैं, रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। यानी कि 1946 में एक कॉलोनियल गवर्नमेंट है जिन्होंने की जो म्यूटिनी हुई थी, म्यूटिनी का मतलब क्या होता है कि जब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो होते हैं वो बात मानने से इनकार कर देते हैं, है ना, या फिर गद्दारी टाइप, इस टाइप कुछ करते हैं, तो कुछ उनके जो ग्रुप में है उन कुछ सोल्जर्स ने म्यूटिनी की, और जो कि रॉयल इंडियन नेवी में हुआ था। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट ने अलग अलग डॉकयार्ड यानी जहाँ पे शिप वगैरह बनते हैं, वहाँ से जो न्यूज़ आए थे वो इस तरह से आए थे। जैसे कि बॉम्बे से आए थे, बॉम्बे में कहा गया था कि सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो मतलब कि हो चुके हैं, और आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड नेवी। उन्होंने बोला था कि मतलब कि जो रॉयल शिप्स हैं उसको हार्बर यानी बंदरगाह से दूर रखा गया है, इस तरह से। और
और अरेंजमेंट जो भी हैं वो बन चुके हैं, इस्टेब्लिश हो चुके हैं टू टेक ओवर द शिप्स। कराची से आया था कि जो 301 जो म्यूटिनियर्स हैं, यानी कि जिन्होंने बात मानने से इनकार कर दिया था, है ना, वो अरेस्ट हो चुके हैं। और कुछ जो स्ट्रांगली सस्पेक्ट हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स आर अंडर मिलिट्री, और जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं वो सारे हमारे मतलब अंडर में है, कंट्रोल में है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ऐसा उन लोगों ने लिख कर भेजा था अंग्रेज़ों को। जो विशाखापट्टनम है, जिसको विशाखापट्टनम पट्टनम बोल सकते हैं, वहाँ से पोजीशन जो है, उन्होंने कहा था कि पोजीशन जो है वो कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल है, नो वायलेंस हैज़ अकर्ड, कोई यहाँ पे हिंसा नहीं हुई है। और जो मिलिट्री गार्ड्स हैं उन्होंने सारे इस्टेब्लिशमेंट कर लिए हैं, और नो, और आगे के कोई फर्दर ट्रबल्स नहीं है। सारा ये जो है, ये जो छपा था, ये इंडिया कमांड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये फाइल नंबर इतना यहाँ से ये लिया गया है, इसका रिसोर्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, लिंक। अब हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं कि सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट, यानी कि अंग्रेज़ों के लिए सर्वे बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि वो सिर्फ मतलब कि वहाँ के पॉलिटिकल ही नहीं, वहाँ के वो लोग कल्चरल, वहाँ के जो मतलब कि जोग्राफिकल हर एक चीज़ पे वो ध्यान देते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का मानना था कि किसी चीज़ पर राज करने के लिए आपको उस चीज़ को अच्छे से जान लेना चाहिए। तो उन लोगों ने हर तरह से स्टडी कर रखा था, तो उनके अंदर ये कॉमन था। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वे करना एक बहुत ही कॉमन बात थी, ठीक है ना। उसके अलावा उनका ये मानना था कि हम उसको, अगर हमको उस पर कंट्री पे प्रॉपरली जान लें, अगर हम उसको पहले एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसको प्रॉपरली जान लें, ऐसे नहीं कि बिना जाने कोई भी नियम कायदा लगा दे, ये उनका मानना था, ठीक है। तो अभी 19th सेंचुरी में क्या हुआ, डिटेल सर्वे हुआ, ठीक है ना, पूरे एंटायर कंट्री का मैप बना। उसके अलावा जो विलेजेस हैं वहाँ पे कितने रेवेन्यूज़ सर्वे हुए, उसके अलावा वहाँ की जो टोपोग्राफी है, मिट्टी की क्वालिटी है, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा मतलब कि वहाँ पे लोकल्स किस किस तरह के फूल होते हैं, वहाँ पे किस किस तरह के फोना यानी एनिमल्स पाए जाते हैं, लोकल हिस्ट्रीज़ क्या है, वहाँ पे क्रॉप पैटर्न यानी वहाँ पे किस तरह की खेती होती है, उसके अलावा वहाँ पे कुछ राजा का कहानी है, क्या क्या मतलब स्टोरीज़ हैं, वो सब वो कलेक्ट करते थे, ठीक है। और फ्रॉम द ऑन 19th सेंचुरी के एंड से उन लोगों ने सेंसस ऑपरेशन, यानी कि उन लोगों ने जनगणना की भी व्यवस्था चालू कर दी, जो कि हर साल 10 साल जो कि 10 साल पे होता था, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि उनके पास एक डिटेल मतलब कि एक डिटेल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए। उसके अलावा भी बहुत सारे सर्वे उन्होंने किए, जैसे कि बॉटेनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हर तरह के फॉरेस्ट सर्वे, उन लोगों ने हर तरह की सर्वे की, ठीक है। अब कह रहा है कि अच्छा, ये सारे तो रिकॉर्ड्स ने क्या क्या, अब यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कस्टर्ड एप्पल है, जिसको हम लोग सीताफल भी बोलते हैं, शरीफा भी बोलते हैं, जिसको कि बोटेनिकल गार्डन है, नेचर हिस्ट्री में म्यूज़ियम इस्टेब्लिश किया गया था। तो इस तरह की उन लोगों ने कॉलोनाइजेशन में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर किया था, गैदर करके उसके नेचर को सबको रिवील किया था कि अच्छा हाँ ये हैं, क्या क्या हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं। ये एक तरह का अच्छा एस्पेक्ट था, ठीक है। व्हाट ऑफिशियल्स डू नॉट टेल, अब कह रहे हैं कि अच्छा, तो ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं ये हमें क्या नहीं बताते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इससे हमने बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि निकाल रखा है, और बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेकिन हमेशा याद रखिए कि ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं ये हमेशा, है ना, अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को लिखते हैं, जैसे कि उनको क्या चाहिए, है ना, और मतलब कि उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए ये सारी चीज़ें वो अपने ही बारे में लिखेंगे, हमारे बारे में वो नहीं लिखेंगे। और उसके अलावा कि कंट्री क्या फेल कर रही है और उनके सारे क्या एक्शंस हैं, है ना, ये समझने के लिए ये रिकॉर्ड्स हमें हेल्प नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे किसान कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे महिलाओं का क्या कंडीशन है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स नहीं बता सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर हमको इन सारी चीज़ों को जानना है तो हमें एल्सवेयर जाना होगा। अब सवाल खड़ा होता है एल्सवेयर तो कहाँ जाएँ, तो एल्सवेयर जाने के लिए प्लेंटी ऑफ रिसोर्स हैं, जैसे कि आप जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जैसे कि पिलग्रिम वगैरह आते हैं, आप वो कुछ डायरी लिखते हैं, कुछ नोट्स लिखते हैं, आप उनको देख सकते हैं, जो पिलग्रिम के अकाउंट्स हैं वो लिख सकते हैं। ट्रेवलर हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, इनसे आप पता कर सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उन्होंने भी कुछ बुक लिख कर गए हैं, उनसे पता कर सकते हैं। पॉपुलर बुकलेट्स हैं, है ना, तो ये मतलब कि लोकल बाज़ार वगैरह में है। प्रिंटिंग धीरे धीरे बढ़ती गई, तो ये जो इश्यूज़ हैं वो पब्लिक में डिबेट
के फॉर्म में आने लगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, उन्होंने भी जो आइडियाज़ वगैरह लिखे हैं वो भी है हमारे पास। पोइट्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं, उनकी भी राइटिंग से हम जो फीलिंग्स वगैरह हैं वो जो एक्सप्रेस करते हैं उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अब सवाल खड़ा होता है कि ये जितनी भी चीज़ें मतलब हुई हैं, ये लिखने की जो बात हुई है, जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है, वो डेफिनेटली लिटरेट पीपल होंगे, पढ़े लिखे होंगे। तो अब इलिटरेट लोगों का क्या, उनकी भावनाओं को कौन बताएगा, ठीक है ना। ये जो ट्राइबल में है, इनसे हमें ये नहीं पता चलता है कि अच्छा ये जो ट्राइबल का है, पीजेंट का है, किसान का है, इनका क्या एक्सपीरियंस था, ये कैसे जीते थे, इनका क्या इतिहास था, ठीक है ना। और वर्कर्स जो थे वो जो खानों में काम करते थे, जो गरीब जो है गलियों में जो घूम 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 कर सामान बेचते थे, उनका क्या है, ये थोड़ा जानना हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि फिर भी ये हो सकता है अगर हम थोड़ा सा एफर्ट लगाएं तो जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम ये सारी चीज़ों को भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो मैपिंग और सर्वे हो रहा है अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे बंगाल में, इसको जेम्स प्रिंसेप ने 1832 में ड्रॉ किया था, जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो लोग इस मैपिंग में, इस ऑपरेशन में किस किस तरह का टूल्स यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट में साइंटिफिक नेचर का वो दिखा रहा है। अब यहाँ पे एक हमारे पास एक आ जा रहा है, ये मेरे ख्याल से आई थिंक न्यूज़ का कटिंग है और ये हिंदुस्तान टाइम्स का है जो कि 22 मार्च 1946 को छपा हुआ था। इसमें पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें जैसे कि कह रहा है कि न्यूज़पेपर में जो कुछ अकाउंट्स हैं जो कि मूवमेंट होने लगे, कुछ हमारे यहाँ आंदोलन होने लगे, और यहाँ पे एक जो पुलिस स्ट्राइक हुआ था 1946 में, जिसमें कि 2000 पुलिसकर्मियों ने दिल्ली में खाना खाने से रिफ्यूज़ कर दिया था, और ये थर्सडे का दिन था। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ था ये हुआ था लो सैलरी, यानी उनकी जो सैलरी थी वो बहुत कम थी, और जो क्वालिटी ऑफ फूड था वो भी बहुत बेकार था जो पुलिस लाइन में सप्लाई होता था किचन में। और जैसे ये न्यूज़ बाकी पुलिस स्टेशन में पहुंचा तो वहाँ के लोगों ने भी खाना खाने से मना कर दिया। और जो एक न्यूज़ स्ट्राइकर हैं जिसको इनसे बात करके यहाँ पे एक कंटेंट लाया गया है कि उनको, उन लोगों को जो फूड सप्लाई किया जाता था वो इतना बेकार था कि अगर वो कैटल किसी मवेशी को भी अगर वो चपाती और दाल दिया जाए तो वो भी मना, खाने से मना कर दे। तो ये था हमारा आज का ये चैप्टर। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आप अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट में बताइए कि आपको आगे अब और कौन सा चैप्टर चाहिए, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी। और इसके सारे चैप्टर्स की वीडियोस सीरीज़ वाइज आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।